नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। खेती किसानी मेहनत भरा काम है। हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हम आप तक कृषि से जुड़ी हर वो अहम जानकारियां लेकर आएं जिससे आपका काम सरल और बेहतर हो सके और आप एक सफल किसान बन सके। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया गया 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ब्रोकली के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। मुर्गी पालन के क्षेत्र में अब महिलाएं भी बन रही है आत्मनिर्भर। राज्य के किसानों को केला की G9 प्रभेद की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी मिशन के तहत प्रति हेक्टेयर 6,25,000 रुपए का अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। इसके पौधे छोटे और मजबूत होते हैं, जिस कारण आंधी तूफान में टूटकर नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा केले की दूसरी प्रजाति जहां 14 से 15 महीने में तैयार हो जाती है, वहीं G9 प्रजाति का केला 10 से 11 महीने में तैयार हो जाता है। किसान भाई अधिकतम 10 एकड़ एवं न्यूनतम आधा एकड़ में इस प्रजाति के केले की खेती कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। केला जो है 11 से 12 महीना में यह हार्वेस्ट हो जाता है और इसका बाज़ार मूल्य भी काफ़ी अच्छा मिलता है और एक साथ ये मैच्योर करता, मतलब किसान एक साथ हार्वेस्ट कर सकता है, जिससे उसको हार्वेस्टिंग करने में भी सहूलियत होता है और बाज़ार भेजने में भी सहूलियत होता है। इसमें बागवानी मिशन में इसमें अनुदान से किसान को दिया गया है, जिसमें जो है 62,500 रुपया प्रति हेक्टेयर का अनुदान है, जो 2 किस्तों में दिया जाता है। आमतौर पर केले के थम को यूं ही बेकार छोड़ दिया जाता है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में बेकार थंबों से ही जीविका की महिलाएं रेशा निकालकर उससे हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हो रही हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पिछले दिनों कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में जीविका दीदियों को केला थंब से रेशा निकालने एवं उससे आकर्षक वस्तुओं के निर्माण करने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। प्रशिक्षण के दौरान जीविका दीदियों को विशेष तौर पर व्यर्थ केला थंब का उपयोग किस तरीके से किया जाए, इस विषय पर जानकारी दी गई। इस मौके पर वैज्ञानिक कविता वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान महिलाओं को केला निष्कर्षण का कार्य मशीन पर सिखाया जाएगा। साथ ही साथ केले के रेशे से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण कर अतिरिक्त आमदनी कैसे हो सकती है, इसके बारे में तमाम जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, जलवायु और मौसम प्रदान किए हैं, जिसमें विश्व में पैदा होने वाली सभी प्रकार की सब्जियों की यहाँ उपज होती है। लेकिन इसमें लत्तर वर्गीय सब्जियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हें उगाना बेहद ही आसान और सरल माना जाता है। गोभी वर्गीय सब्जी में ब्रोकली की मांग भारतीय बाजारों में दिन प्रतिदिन काफी बढ़ती जा रही है। ब्रोकली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स भी पाया जाता है। ब्रोकली 3 तरह की होती है, श्वेत, हरी और बैंगनी, लेकिन बाजार में हरे रंग की ब्रोकली की प्रजाति सबसे अधिक पसंद की जाती है। हरी ब्रोकली की पेरिनियल, 9 स्टार, कैलिब्रस, इटालियन ग्रीन, स्पॉटिंग, ग्रीन हेड और बाथम 29 प्रमुख प्रजातियां हैं।
जिसकी खेती कर किसान भाई काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं वैशाली जिले की सफल महिला किसान सरोज देवी से, जो मुर्गी व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान हमेशा से ही रहा है। महिलाएं कृषि से जुड़ी हर कार्य करती हैं। इसी तरह मुर्गी पालन में भी महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। वैशाली जिले के सरोज देवी एक ऐसी ही सफल महिला किसान है जो मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ी हैं। सरोज बताती हैं कि मुर्गी पालन के जरिए उन्हें अतिरिक्त आय हो रही है। पहले काम नहीं मिलने के कारण काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने गांव में ही मुर्गी पालन का व्यवसाय वो कर रही हैं और अपने आसपास की महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित कर रही हैं। आइए अब एक नजर मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 1600 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1200 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल, मटर 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, फूल गोभी 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। पिछले कुछ दिनों से जारी ठंड का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होने लगा है। फिलहाल देश के पश्चिमी भाग का आकाश साफ हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है राजधानी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बने रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों को ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, लौकी, करेला की रोपाई के लिए भूमि तैयार करने की सलाह दी जाती है। साथ ही सब्जियों के स्वस्थ उत्पादन के लिए ज़मीन तैयार करने के दौरान 15 से 20 टन प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट देने एवं सब्जी की फसलों को कटवर्म के हमले से बचाने के लिए भूमि की जुताई के दौरान क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 2 लीटर प्रति एकड़ की छिड़काव करने की भी सलाह दी जाती है। कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है अभी आपने जाना। यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, जानकारियाँ अभी बाकी हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। जिस तरह से मानव शरीर को बढ़ने के लिए संतुलित आहार की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह पेड़ पौधों को फलने फूलने के लिए पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। फसलों को अगर सही मात्रा में पोषक तत्व ना मिले तो उनके पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिल पाती, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। आइए अपने विशेषज्ञ सिरसत तेजस्विनी कपिल से जानते हैं इन पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, वैज्ञानिकों के अनुसंधान, उनकी क्रियाकलाप और नई नई खोज जो है वो हमारी भी खोज है। जब वो कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं तो हमारा ये दायित्व होता है कि उसको आप तक पहुंचा दें, और वो तकनीक जब आपके यहाँ जाएगी तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का जो किया हुआ है, जो उन्होंने मेहनत की है, वो तब सफल होता है जब हमारे किसान के खेत में वो अमली जामा पहनाया जाता है उसको। इसी कड़ी में हम बेहतर तकनीक की खोज में हम मोतिहारी के पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं।
और आज हम बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्व का महत्व। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र की SMS मृदा विज्ञान विभाग की डॉक्टर तेजस्विनी कपिल। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। किसान भाइयों, जब हम पोषक तत्व की बात करते हैं तो आम तौर पर जो किसानों की भ्रांतियां हैं वो DAP, यूरिया या NPK, मतलब जो 2-4-5 बाज़ार में आसानी से उपलब्ध जो फर्टिलाइज़र है, जो रासायनिक खाद है, बस वहीं तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कई बार हमें कुछ और कारण से भी परेशानियां झेलनी पड़ती है, जिसको हम खोज नहीं पाते हैं, जिस पर हम जा नहीं पाते हैं। तो उस विषय में हम पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले मैम ये बताइए, सूक्ष्म पोषक तत्व है क्या? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पौधा आजकल के ज़माने में देख रहे हैं कि किसान हमारे मृदा में 16 तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत है मिट्टी में, लेकिन अधिक उत्पादन लेना और इसके लिए किसान ज़्यादातर मुख्य जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वही ज़्यादातर डाल रहे थे। इसके कारण हमारे मृदा में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियां आ रही है, यही एक मेन कारण है कि वो सघन कृषि, जिसको हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं, ये उसके पीछे का कारण है। इस दूसरी बात ये है कि जितने सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, अनुसंधान किया है, उसके हिसाब से हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक है, क्लोरीन है, फिर लोहा है, तांबा है, उनकी मात्रा कम हुई है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे रासायनिक तत्व हैं जिनको पौधों की विकास और वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। ये ऊतकों में कम मात्रा में होते हैं, लेकिन विकास में ऊतकों की विकास अच्छी तरह से करते हैं। जब हम किसी पौधा को सूक्ष्म पोषक तत्व के बिना उगाते हैं, पोषण करते हैं, तब उस पौधा को जो उत्पादन हमें चाहिए उसमें गिरावट आती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधा को सिर्फ 1000 ppm के से भी कम मात्रा में आवश्यक है, जैसे कि लो है, तांबा है, जस्ता है, क्लोरीन है, निकेल है, मोलिब्डेनम है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे पौधों को? जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व है वो पौधों के अस्तित्व को रखता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसको हम स्थिरीकरण बोलते हैं, या प्रकाश संश्लेषण पोषक के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, जब हमारी जो ऊतकों है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनकी मरम्मत के लिए ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही साथ वो हमारे प्रकाश संश्लेषण, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, उसको भी काम करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं उनके के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हमें मिट्टी में देना बहुत ज़रूरी है। इसके सूक्ष्म पोषक तत्व जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लौह, तांबा या जो भी है, तो इसके क्या काम है, किस तरह से ये काम करते हैं? और दूसरी बात ये कि चूँकि हम आज भी अगर पौधे पीले पड़ते हैं तो हम नाइट्रोजन डाल देते हैं, पौधों की बढ़वाड़ अगर बढ़ानी है तो नाइट्रोजन डाल देते हैं, जड़ में अगर कोई खाद देना है तो हम DAP डाल देते हैं। तो इसकी कमी को कैसे हम महसूस करेंगे, कैसे पहचान की जाएगी इसकी? इस विषय पे मैं बात करने के पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनके कार्य क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो अलग अलग 7 तरह के पोषक तत्व है। तो सबसे पहले हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन हमारे कोशिकाओं के विभाजन के लिए और बीज निर्माण का काम करता है। कॉपर हो गया, आयरन हो गया और मोलिब्डेनम हो गया, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में काम करता है, जो फ्यूचर में हमारी जो प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो क्रिया को सक्रिय करता है। तीसरा हमारा ये है जस्ता। जस्ता का क्या है कि जिंक और मैंगनीज मिला के नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन करता है। फिर हमारा अगर क्लोरीन लिया जाए तो क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस में काम आता है। अब हम जस्ता के लक्षण और उसके प्रबंध के बारे में बात करते हैं। तो जस्ता ऐसे है कि जैसे मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन फिक्सीकरण करता है, स्थिरीकरण करता है। तो अगर उसके लक्षण कम आते हैं
तो पौधे की वृद्धि घट जाती है, तने की लंबाई घट जाती है। इंटरवेनल क्लोरोसिस मतलब अंतरक्षरीय हरिमाहीनता को वो बढ़ावा देता है। तो इसको प्रबंधन करें। जैसे धान में आपने खैरा रोग सुना होगा, वो खैरा रोग आने का कारण है कि हमारे यहाँ पे जत्था सॉइल में कम है या पौधा में उसको कम आ रहा है। तो उसका प्रबंधन कैसे करें? अगर मृदा में डालना है तो हम लोगों को जिंक सल्फेट 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है, या हम लोगों को अगर परनिया पे छिड़काव करना है तो उसका मात्रा है 0.5% जिंक सल्फेट एंड 0.2% चूना का घोल मिला के 7 के 10 अंतराल में उसको छिड़काव परनियों पे करना है। और भी इसमें पोषक तत्व है, जैसे बोरोन की बात कर रहे थे, कॉपर की बात कर रहे थे, तो उन सब का हमारे फसलों पे क्या लक्षण है कमी का और कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है? अच्छा, जैसे कि हम कॉपर की बात करें, मैंने कॉपर पहले ही बोला था कि वो फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। तो अगर उसका लक्षण कम आ जाता है तो नींबू का जो डाइबैक रोग है वो आना शुरुआत होता है। सेब में हम लोगों को सीरा, सफ़ेद सीरा दिखने शुरुआत हो जाता है। तो उसके प्रबंधन के लिए हमको कॉपर से सल्फेट 10 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में डालना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट बोरॉन पे आते हैं। इस साल मोतिहारी या अलग अलग लोगों ने देखा था कि आम फटने लगा था या आम आंवला सड़ने लगा था। ये एक लक्षण है बोरॉन की कमी की मात्रा, क्योंकि बोरॉन हमारे सीड प्रोडक्शन, बीज निर्माण में और हमारे कोशिका विभाजन का काम करता है। उसी के साथ वो नर जनांगों को भी विकसित करता है। लेकिन बिहार में ये अमरूद जो है, अमरूद फटने की भी समस्या है, बोरॉन की सी आती तो वो भी बोरॉन की कमी से ही आती है। जी जी। तो बोरान का वही लक्षण है कि आपके आम में सड़न दिखेगी या आम फटेगा, लीची फटेगी। दूसरा है कि हमारा जो ग्रेप्स यहाँ तो नहीं होते अंगूर, लेकिन अंगूर में एक सिम्टम्स दिखने लगता है, हेन और चिकन, मतलब एक छोटे बड़े अंगूर दिखेंगे, कुछ छोटे छोटे, तो ये भी एक बोरॉन का लक्षण है। तो बोरॉन का प्रबंधन करने के लिए हम लोगों को बोरेक्स लगेगा, जो 2.5 मतलब 2.5% पानी में घोल के छिड़काव करना है उसका। तो मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि अगर हमारी मृदा की उपजाऊता अगर बरकरार रखनी है और हमारा उत्पादन ज़्यादा लेना है, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से फार्मर्स को लाभदायक होगा। बस इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही है कि, और ख़ास करके इन जो हमारे एक्सपर्ट ने, जो हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए न सिर्फ कुछ एक खाद बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी को सुधारना होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ मिट्टी दे सकते हैं और बेहतर उत्पादन हम आज भी उससे ले सकते हैं। तो आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर तेजस्विनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, दीजिए हमें विदा। नमस्कार। नमस्ते। सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे फसलों के लिए क्यों ज़रूरी है, अभी आपने जाना। आइए अब बात करते हैं कार्यक्रम के दूसरे विषय के बारे में। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती कृषि की एक पुरानी पद्धति है जिसे अपनाकर हमारे किसान अपने फसलों को रासायनिक खाद और हानिकारक कीटनाशक से बचा सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक खेती के प्रयोग से पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है और हमारे स्वास्थ्य और हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। आइए अपने विशेषज्ञ आशीष राय से जानते हैं इसके महत्व के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से ऐसी जानकारियों से रूबरू करवाते हैं जो खेती किसानी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। और आज हम इसी क्रम में पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी में आए हुए हैं और आज का हमारा विषय है प्राकृतिक खेती पर, जो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो, उसके क्या घटक हैं और उसको अपनाने से हमारे किसान भाइयों को और पूरी जो आम आवाम है उसको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष राय। हम डॉक्टर साहब आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है
जो हमारे किसान भाई जो नहीं जानते हैं कि प्राकृतिक खेती है क्या। तो सर, प्राकृतिक खेती के बारे में आप बताएं कि इसको करने से क्या लाभ हैं। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है वह प्राकृतिक खेती है क्या। आज की जो रासायनिक खेती हो रही है, रासायनिक खेती के जस्ट जो है अगर हम लोग कहें तो इसके विपरीत एक खेती है। हम लोगों ने जैसे अपने बचपन में देखा था, गाँव से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बचपन में हमने देखा था कि हमारे खेतों में जो है गर्मियों में बैल बांध दिए जाते थे, गायें बांध दी जाती थी, पशु बांध दिए जाते थे। फिर 2 महीने 1 महीने जो है उसी जो है खेतों में उनको घुमाया जाता था। वो जो गौमूत्र और जो गोबर से जो है वो खेत में जो मिलता था उनका, उसको फिर मिक्सिंग की जाती थी, उसको मिलाया जाता था जुताई के माध्यम से। और फिर कहीं ना कहीं जो है उसी गाय के या उसी जो हमारे पशु हैं उसी के जो गोबर से हम लोग जो है खाद बनाते थे। खादों को बना करके फिर उसी खेती में हम लोग उसको यूज करते थे। तो धीरे धीरे जैसे ही जो है ये कृषि का विस्तार हुआ भारत की आज़ादी के बाद में, तो कहीं ना कहीं एक बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम लोग जो है खाद्यान्न को जो है उत्पादन ज़्यादा लें। तो उसमें हमारे खेती में रासायनिक उर्वरकों का एक तरीके से कह सकते हैं कि समावेश हुआ। लेकिन आज अगर हम लोग देखें पिछले 60 सालों में 70 सालों में हम लोग अगर देखते हैं वापस मुड़ करके, तो उन रासायनिक उर्वरकों का बहुत से ज़्यादा जो है दुष्परिणाम जो है हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसी हार्ट डिजीज़ हो गया, ऐसी बीमारियां जो हैं इवन जो है 25 से 30 साल के जो है बच्चे हैं या 25 से 30 साल के जो हमारे युवा हैं उनके जो है शरीर में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा खान पान था जो है उसका जो रासायनिक उर्वरकों का उसमें इस्तेमाल हुआ, उसी का परिणाम हमारे सामने आ रहा है। तो आज हमारे जो है बीच में किसान भाइयों के मध्य सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे जो है इन चीज़ों से जो है छुटकारा मिले। तो हम सबसे पहले एक हमारे जो महाराष्ट्र के एक हमारे पहले वो किसान थे और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, आदरणीय सुभाष पालेकर जी का, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने ही जो है अपने भारत में ये कृषि की पढ़ाई पढ़ने के बाद में ये जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसकी अलग को उन्होंने जगाया। और आज के समय में पूरे देश में एक आपके गुजरात में जो अभी राज्यपाल हैं माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने भी जो है इसको जो है स्वीकार किया। और आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कोई अलग विषय नहीं है। प्राकृतिक खेती अगर एक वाक्य में कहा जाए तो यही है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं उसको हम लोग खेती में समावेश करें, यही हमारी प्राकृतिक खेती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमारी केंद्र सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का ये प्रयास है कि प्राकृतिक खेती को हम अपनाकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। और सबसे जो खास बात है कि हम अपनी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, जो उसकी उर्वरा शक्ति है, उसको बढ़ाए रखें और उसको बरकरार रखें। लेकिन सर, आपके माध्यम से हम किसान भाइयों तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती का ग्रामीण कृषि व्यवस्था में क्या महत्व है और हमारे किसान भाई इसको शुरू कैसे करें। देखिए, आपने केंद्र सरकार की बात की तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इसमें हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है बहुत बड़ा योगदान है कि आज किसान भाइयों के बीच में जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक खेती अगर हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए हमारे पास अगर एक देसी गाय है, क्योंकि देसी गाय जो है प्राकृतिक खेती में एक बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाती है। जैसे आपके जो है गिर गाय हो गई, थारपारकर हो गई, या हरियाणवी हो गई, या आपकी जो है साहिवाल हो गई, तो इसके गोमूत्र में और इसके गोबर में जो है इन गायों के जो है इतने ज़्यादा जो है लाभदायक जो है जीवाणु होते हैं कि अगर हम केमिकल खेती को छोड़ें और प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं तो ऐसा अभी जो हम लोगों ने नाम लिया, जो हमारे जो आदरणीय लोग हैं, चाहे आचार्य देवव्रत जी हों, चाहे सुभाष पालेकर जी हो, इन्होंने इसको जो है सिद्ध किया हुआ है लाखों किसानों के बीच में कि ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, जिससे हम लोग कहते हैं जैव पदार्थ जिससे हम लोग मिट्टी में मिलता है, वही जो है मिट्टी की जान होता है। क्योंकि मैं भी एक मृदा विशेषज्ञ हूँ, PhD BHU से मैंने किया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है तो निश्चित तौर पे उसकी उर्वरा शक्ति जो है नीचे जाती है और उत्पादन में भी कमी आती है। तो हमने रासायनिक उर्वरकों का इतना उपयोग किया है कि उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है काफ़ी नीचे गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग इन्हीं गोमूत्र से, गोबर से, पंचगव्य, जीवामृत और जो है घनामृत, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट है प्राकृतिक खेती के, इसको मिलाते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा और उर्वरा शक्ति में भी जो है सुधार होगा। मतलब ये इससे बात सिद्ध होती है कि प्राकृतिक खेती के लिए जो देसी गाय है वो इसका आधार है। जी जी। उसी के गोबर और मूत्र से हम इसको उर्वरक और खाद बना करके और प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ इसमें हम और ये पूछना चाहेंगे कि कई लोग प्राकृतिक खेती के फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हैं जिसको अपनाकर हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती को शुरू करें।
इसके फायदे क्या हैं? बिल्कुल, देखिए फ़ायदे सर हम लोग वही कहते हैं कि जब डेवलपमेंट किसी चीज़ का होता है तो उसमें काफ़ी समय लगता है, अपनाने में समय लगता है। प्राकृतिक खेती कोई अनोखी चीज़ नहीं है, हम फिर से कहेंगे। किसान भाइयों के मन में भ्रम आ जाता है कि सरकार कह रही है या हम कह रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती करिए, ऐसा मिथ उनके दिमाग में रहता है, तो उसको निकाल दें। सबसे पहले अगर उनके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उसमें से 1 एकड़ ज़मीन में अपने खाने के लिए प्राकृतिक खेती को जो है अपनाएं। एक गाय है तो एक गाय 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और जो हमने कहा आपसे कि ये चीज़ें जो पंचगव्य है, जीवामृत है, इन चीज़ों का जो है हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से किसान भाइयों को बताते भी हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी और पिपरा कोठी दोनों जो है इन कार्यों को जो है कर भी रहा है कि प्राकृतिक खेती को हम लोग कैसे जागरूक करें किसानों को, इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, 1 एकड़ अगर हमारे पास खेत हम लोग अपना लेते हैं, घर के बगल में जो है अपने परिवार को खाने के लिए ही उसमें एक गाय का जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, गोबर और गौमूत्र, उससे हम लोग पंचगव्य, जीवामृत, घनामृत और आपके जो है अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन ऐसे कंपोनेंटों को बना सकते हैं जिससे जो है उसका बीजोपचार भी कर सकते हैं, उसकी खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें कहीं हमारा इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो रहा है तो ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र और अग्निअस्त्र से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हमको मार्केट में जो है कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी हमारे घर में उपलब्ध है गाय के माध्यम से, उसी चीज़ों को जो है हम लोग खेतों में उपयोग करके प्राकृतिक खेती को कर सकते हैं। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि प्राकृतिक खेती अब हमारी ज़रूरत बन गया है और इसको अपनाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसको इस तरह से उर्वरक से दूषित कर चुके हैं कि प्राकृतिक खेती ही विकल्प है जिससे हमारा स्वास्थ्य कामयाब रह सकता है। और इस विषय जो हमारा आज का जो विषय था वो प्राकृतिक खेती पर इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको आज की प्रस्तुति? हमें पूरी उम्मीद है आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारियां आपको मिली उन्हें उपयोग में लाकर आपको खेती किसानी करने में और मदद मिलेगी। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।